हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको बोला था वैसे पेपर नंबर 2 हिंदी सब्जेक्ट सेक्शन सी आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। अब दोस्तों आप जानते हो कि सेक्शन सी के अंदर क्या है कि व्याकरण पूछा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे आज व्याकरण के बारे में देखेंगे। देखो ये आप देख सकते हो 29 नंबर क्वेश्चन, दिन दुनी रात चुगनी यानी खूब तेजी से प्रगति करना, कहावत है उनका अर्थ लिखना है। 30 नंबर का सवाल है सहलगाह पर आए हुए यात्री यानी सैलानी, संधि है 31 नंबर में दीर्घ प्लस आहार यानी दीर्घाहार। 32 नंबर में प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा। फिर 34 नंबर में हम देखते हैं 33 नंबर में मुहावरा है यानी चैन की सांस लेना यानी राहत मिलना। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि वाक्य भी लिखना पड़ेगा। तो वाक्य लिखना है तो क्या है कि जब परीक्षा समाप्त हुई परीक्षा समाप्त हुई समाप्त हुई तब मुझे चैन की सांस ली, तब मैंने, ये मुझे शब्द है ना, मुझे शब्द के जगह पे आप क्या कर सकते हो कि मैंने, ऐसा भी आप लिख सकते हो, तब मैंने चैन की सांस ली। अगर ऐसा आपने लिखा होगा तो ही 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो इतना लिखा है तो मार्क्स 1 ही मिलेगा। रीजन आप लोगों को मालूम है क्योंकि यहाँ लिखा है वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, जो विरोधी शब्द है शक्तिशाली तो दुर्बल, निर्माण तो ध्वंस। 36 है पर्यायवाची शब्द शबनम तो ओस, चश्मा तो झरना, बरोबर। झरना यानी वो झील वाला झरना नहीं, चश्मा मीन्स हाँ झील वाला झरना, सॉरी चश्मा मीन्स झरना। झील भी आप लिख सकते हो, बरोबर झील, हाँ मैं ये बोलना चाह, चश्मा मीन्स वो गूगल से नहीं, बरोबर हाँ के झील। फिर उनके बाद भाववाचक संज्ञा, कुतरना तो कुतराना, पिता तो पितृत्व। उनके बाद 34 नंबर का सवाल है बात तो बातून, स्फूर्ति तो स्फूर्तिला, क्रांति, अब कर्तुवाचक संज्ञा है क्रांति तो क्रांतिकारी, हवा तो हवाई। उनके बाद समास है साखी सखी सहेली यानी द्वंद्व समास, बराबर आप यहाँ से समास लिख सकते हो, चलेगा नहीं लिखोगे तो भी। और आजीवन यानी अवयव भाव समास। इस तरह से क्या है कि सेक्शन जो सी है वो अपना समाप्त होता है। अब उनके बाद हम देख सकते हैं कि सेक्शन जो सी, उनके बाद हम सेक्शन डी के अंदर आ जाएंगे। तो सेक्शन डी के अंदर सबसे पहले आपको 3 मार्क्स के लिए क्या है कि एक टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। अब टिप्पणी कितने मार्क्स की होती है? 3 मार्क्स के लिए होती है। तो अब हम टिप्पणी की बात करेंगे, यानी 2 पूछी जाती है, एक के ऑप्शन में एक, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। आप देखो 46 नंबर का सवाल होता है पत्र लेखन, यानी पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि होना जरूरी है। विचारों का आदान प्रदान उत्तम साधन है। फिर बताए पत्र के 3 प्रकार, एक होता है निजी पत्र, दूसरा होता है व्यवसायिक पत्र, तीसरा होता है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। तो ये पत्र के बारे में हो गया। अगर पत्र के बारे में नहीं लिखना है तो ऑप्शन में दिए गए समाचार पत्र। आप समाचार पत्र में देख सकते हो कि समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न हो गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आजादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान था। लोगों को आजादी के लिए तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप, हरिजन, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे।
हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों में कैसी थी, इनका पता इन समाचार पत्रों से चलता है। अभी की अगर हम बात करेंगे तो संदेश है, बरोबर, उनके बाद है गुजरात समाचार, बरोबर, फिर है क्या है कि दिव्य भास्कर, उनके बाद आप देख सकते राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन अभी इतना महत्व नहीं है, ये भी आप क्या है उसमें लिख सकते हो। उनके बाद क्या है, एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और उनके आंसर एक एक वाक्य में लिखना है। तो दोस्तों मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि पहले सवाल देखना नहीं है, मेरी बात आप समझ लेना। सवाल देखोगे फिर यहां मैचिंग करोगे, इसलिए आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, आपका स्कोर बढ़ा सकता है। इसलिए अगर स्कोरिंग बढ़ाना है तो लिखना जरूरी है। और दोस्तों नहीं आता है तो भी मैचिंग करके लिखना है, नहीं आता तो मैचिंग करके लिखना है, और आता है तो क्या है कि पहले ये पैसेज पढ़ना है, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो और उनके बाद क्या करो, आप लिखो। तो दोस्तों टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पैसेज नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा प्रश्न और आंसर बता देता हूं। प्रश्न देखो, समय को समझने के बारे में हम क्या भूल करते हैं? तो समय को समझने के बारे में हम समय को नष्ट कर रहे हैं, यह सोचकर एक बड़ी भूल कर रहे हैं। दूसरा है, विश्व में कौन और क्यों महान हो सके? तो विश्व में वे लोग विश्व में महान हो सके जिन्हें समय को पहचान कर उनका सदुपयोग किया। फिर 49 नंबर का है, जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए? तो जीवन में हमें समय को नष्ट करने की मूर्खता से बचना चाहिए। और 50 नंबर का सवाल, तुलसीदास जी ने समय के बारे में क्या लिखा है? तो तुलसीदास जी ने समय के बारे में लिखा है कि वर्षा जब कृषि सुखाने के समय चुकी पुनि का पछताने, पानी अवसरों को खोकर पछताना मुश्किल होता है। यानी महान व्यक्ति के बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो महान व्यक्ति बनने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक तो समय का सदुपयोग और महानता, ये बात यहां बताई है। अब हम आगे देखेंगे कि उनके बाद क्या है, 5 मार्क्स के लिए पत्र पूछा जाता है 53 नंबर का। दोस्तों ये न्यू पैटर्न, बरोबर, सीबीएसई की है, बरोबर। अपने गुजरात बोर्ड में ये जो एड्रेस है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो एड्रेस है तो अपने गुजरात बोर्ड में यहां लिखा जाता है, बरोबर। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, 5327 वसंत सोसाइटी, बरोबर, यहां मैंने लिख दिया है। फिर अलकापुरी, वडोदरा 390001 और दिनांक, बरोबर। अब दोस्तों ये मैंने क्या है कि यहाँ एड्रेस लिख दिया, आपने गुजरात बोर्ड में यहाँ एड्रेस लिखते हैं, लेकिन दोस्तों न्यू पैटर्न सीबीएसई बोर्ड यहाँ है, तो बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, यहाँ एड्रेस है तो भी राइट देंगे। तो मैं तो यही मानता हूं कि आप यहाँ लिखो, लेकिन न्यू पैटर्न के मुताबिक अगर फेरफार हो रहा है तो यहाँ लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय सुलभ क्या है, किसके बारे में, के व्यायाम का महत्व समझाते हुए। तो प्रिय सुलभ, बहुत प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी, तुम किन अपनी पढ़ाई के अच्छे कर रहे हो, छात्रावास में जीवन भी तुम्हें पसंद। यानी पहले हमें क्या लिखना है कि खुशी समाचार, बरोबर, पहला जो पैसेज रहेगा। फिर दूसरा पैसेज जो है उनमें क्या है कि मुख्य बाबत, क्या लिखना है, मुख्य बाबत, आप क्या कहना चाहते हो। और लास्ट में हमें क्या करना है कि प्यार, यानी माता पिता या तो छोटे भाई बहन उनको, और ये जो है तुम्हारा बड़ा भाई, बरोबर, ये जो है एक्चुअली यहाँ कमल शाह यहाँ चला गया है, तो आपको यहाँ लिखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई, क्या लिखा है, कमल शाह, यहां लिखना है, क्योंकि ये सीबीएसई पैटर्न हो जाएगी, ये गुजरात बोर्ड पैटर्न हो जाएगी। देखो तुम्हारा पत्र मिला, हाँ सुलभ है कि तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित हो, लेकिन अपने पत्र में बताया कि आपने पत्र में बताया कि तुमने पढ़ने के बाद थोड़ी थकान महसूस होती है और तुम्हारा
मन भी पढ़ाई में कम लगता है। इसका एक मुख्य कारण है व्यायाम का अभाव। प्यारे भाई, व्यायाम का जीवन में बहुत महत्व है। यह केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी तेज और सक्रिय रखता है। सुबह उठकर थोड़ी देर दौड़ना, रस्सी कूदना, योगासन करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रोजाना व्यायाम करने से आलस्य दूर होता है, रक्त संचार होता है, बेहतरीन होता है और तुम दिन भर ताजा महसूस करोगे। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। तुम अपने दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट समय तक क्या है व्यायाम के लिए अवश्य निकालो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात मानोगे इस और कल से इस पर अमल शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखना और समय पर पत्र लिखते रहे। तुम्हारा बड़ा भाई कमल शाह। अब दोस्तों उनके बाद क्या है कि वार्ता लेखन। क्या है कि वार्ता लेखन। अब वार्ता लेखन के अंदर क्या ये मुद्दा दिया हुआ होगा और फिर 54 नंबर का है और फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले शीर्षक लिखना है। लिखो, यहां बताया ना कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध, तो सबसे पहले यहाँ शीर्षक होना चाहिए। तो ये क्या करना है आपको दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको बार बार बताता हूं क्योंकि अगर पहले ये पढ़ना है 2 बार पढ़ लेना, एक बार समझ में ना आए तो, और फिर क्या है कि कहानी बनाने की कोशिश करना। तो सबसे पहले शीर्षक मूर्ख, मगरमच्छ और चतुर बंदर। कि किसी एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था जिस पर बंदर रहता था। उस नदी में मगरमच्छों का एक जोड़ा भी रहता था। एक दिन नर मगरमच्छ ने भोजन के बाद किनारे पर आया, धूप सेकने लगा। उसे जामुन के पेड़ की घनी छाया में उनको अच्छे लगने लगे। बंदर बहुत दयालु था, मिलनसार था। वो रोज क्या करता था, उस जामुन का पेड़, अब मैं मन से बता रहा हूँ, अंदर है वही नहीं, तो आप ध्यान रखें कि शब्द शब्द मिलाना नहीं। मन से इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या है कि आप भी अपने मन से लिख सको। तो मगर को ये बंदर ने जामुन दिया और जामुन देने के बाद मगर ने खाया, मगर को बहुत अच्छा लगा। अब वो धीरे धीरे रोज देने लगा जामुन। तो एक बार क्या करते हैं, उनकी मगर है वो उनकी पत्नी के लिए ले जाता है। अब मगरी को खिलाता है, मगरी भी खुश हो जाती है। मगरी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये जामुन क्या है कि इतना मीठा है तो उनका कलेजा कितना मीठा होगा। चलो आप ऐसा करो, उनको ले आओ। उनको क्या करते हैं, पीठ पर बिठा के ले आते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका बोलते हैं कि तुम्हारा कलेजा चाहिए मगरी को। तब वो बोले, अरे दोस्त, ये बात तो तुझे मुझे पहले बोलनी चाहिए। मैं तो क्या है कि मेरा कलेजा जो है वो तो जामुन के पेड़ पर छोड़ के आया। बोले क्या? हाँ। तो बोलो चलो। अरे वो तो चले गए यार वापस। और फिर ऊपर जाके बंदर ने बताया कि भाई कलेजा थोड़ा शरीर से दूर हो सकता है। ऐसे करके क्या है मूर्ख बनाते हैं। तो बोध शिक्षा क्या मिलती है, तो सच्ची मित्रता कभी छल नहीं करनी चाहिए। अपना दोस्त है ना, तो छल कपट करना चाहिए नहीं। विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए बल्कि बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। देखो बंदर ने जैसे काम लिया इस तरह से। और फिर सबसे बड़ा 150 शब्द में क्या है 7 मार्क्स का पूछा जाता है। 55 नंबर का सवाल होता है जो सबसे बड़ा निबंध। निबंध जिनका कोई बंधन नहीं है वही आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ यदि मैं वैज्ञानिक होता तो यहाँ ये क्या है कि मुद्दे दिए होंगे, आपको क्या करना है कि लिखना है। अब प्रस्तावना, विज्ञान का युग, आजकल विज्ञान का युग है। हमारे चारों ओर विज्ञान के अद्भुत चमत्कार दिखाई दे। बिजली से लेकर हवाई यात्रा तक, मोबाइल से लेकर जटिल चिकित्सा उपकरणों तक विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुखद, लंबी उम्र वाला बना दिया है। यदि मुझे मौका मिला तो मैं भी एक वैज्ञानिक बनकर इस देश की प्रगति के लिए योगदान देना चाहता हूँ। फिर विज्ञान की शिक्षा एवं खोज, तो एक विज्ञान के रूप में सबसे पहले गहन शिक्षा प्राप्त करूंगा। मेरी प्रयोगशाला मेरा मंदिर होगा। मैं किसी बड़े और नामचीन वैज्ञानिकों की तरह किसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के मानवता के सामने मौजूद से बड़ी समस्याओं पर काम करूंगा। अब कुछ विशिष्ट खोज, मेरा आदर्श, मेरी शोध, मेरा मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, मानव कल्याण होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र, असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, एड्स, सस्ते व 100% प्रभावित टीके या इलाज की खोज करना चाहूंगा। मेरे लक्ष्य होगा कि कोई भी व्यक्ति केवल पैसे की कमी के कारण इलाज के वंचित न रहे। फिर पर्यावरण क्षेत्र के अंदर ईंधन, ऊर्जा स्रोत विकसित करूंगा जो सस्ता हो, कभी खत्म न हो, ऐसे महत्वपूर्ण प्रदूषण मुक्त हो। वैसा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी को इतना विकसित करूंगा कि हर घर अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं कर सके। कृषि और जल के क्षेत्र के अंदर
तो मैं ऐसी तकनीकी खोजूंगा कि कम पानी में भी अधिक फसल दे सके, जिसमें किसान को गरीबी दूर हो सके और देश में अनाज की कमी न हो। फिर विशिष्ट सेवा, यानी नोबेल पुरस्कार जितना नहीं बल्कि वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान होगा, जिन्हें उपयोग देश की सुरक्षा युवाओं को प्रेरित करने के लिए मैं अपने सभी और पेटेंट जनता के लिए निःशुल्क कर दूंगा, ताकि उनका लाभ किसी एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को मिल सके। मैं वैज्ञानिक को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूं। और उपसंहार, वैज्ञानिक होना केवल आविष्कार करना ही नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। यदि मैं वैज्ञानिक होता तो मैं केवल नई चीज नहीं खोजता, बल्कि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य और अधिक समतापूर्ण जगह बनाने का प्रयास करता। मेरी हर खोज का अंतिम लक्ष्य सबका कल्याण होता, जिससे मेरा जीवन सार्थक होता। इस तरह से क्या है आप लिख सकते हो। अथवा ये नहीं लिखना है तो पानी है तो पानी बचाओ। देखो कितना बहुत बढ़िया है, तुम्हारे अंदर पानी है, पानी मीन्स तेज, तो पानी बचाओ। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैं मेरे मन से ही बता दूंगा कि हम देखते हैं कि जल ही जीवन है। मानव शरीर में अधिक से अधिक 71% क्या होता है, पानी होता है। अगर भविष्य में अगर हम अंधाधुंधी जिस तरह से पानी का उपयोग करते हैं, अगर इसी ही तरह से अगर मान लो कि हमने पानी का उपयोग किया, तो आने वाले दिनों के अंदर हमें पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए तरसना पड़ेगा। आप देखते हो कृषि उद्योग ये सब क्या है, पानी पर निर्भर होता है। और अगर पानी नहीं मिला तो अब पानी का अगत्यता और दुरुपयोग कैसे होता है, तो सिंचाई में, उद्योग में, उत्पादन में, बिजली बनाने में, जीवन स्वच्छता में, सब जगह पे हमें पानी की जरूरत पड़ती है। दुरुपयोग कहाँ होता है, तो हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, जब हम गाड़ी धोते हैं तो पाइप से धोते हैं, और फिर अनदेखी करते हैं। औद्योगिक कचरे जो होते हैं वो सीधे पानी के जल स्रोत में डाल देते हैं, ये सब उनका दुरुपयोग है। फिर भविष्य की समस्या, सूखे का संकट, अगर पानी नहीं मिलेगा, लापरवाही करेंगे तो भूमि में जल नहीं रहेगा, तेजी से जल है वो गिर जाएगा, नदियां सूखने लगेगी, वैश्विक संकट आ जाएगा और पानी नहीं मिलेगा, कृषि बर्बाद होगी। पानी है तो आज से बचाओ, हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम हिम्मत ढूंढे, दृढ़ संकल्प से आज से यही संकट को टालना शुरू कर सकते हैं। यदि केवल सरकार का ही नहीं बल्कि नागरिक व्यक्तिगत दायित्व है, बूंद बूंद बचाना है। हमारा नारा होना चाहिए, जल संरक्षण एवं आदत है जिसे अपने जीवन अभिन्न अंग बनाए। पानी बचाने का उपाय तो क्या है कि जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठा सके। दैनिक जीवन में ब्रश करते समय सेविंग, देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर टपकते हुए नल लीकेज है, गाड़ियों धोने के लिए ये सब, इमारत घर बनाने में वर्षा जल संचारण प्रणाली प्रस्थान करना है, ये सब बराबर, बागायती खेती करनी है, ये सब यहाँ जो दिए हुए है आप स्क्रीनशॉट ले लेना आपको लगे तो। और अब लास्ट में अथवा 3 पूछा जाता है, एक लिखना है, राष्ट्रीय एकता के उपाय। अगर राष्ट्र को एक बनाना है तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, तो भारत का एकता का रूप है। भारत एक विशाल अद्वितीय देश है जहां विविधता में एकता, अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाषा, सैकड़ों बोलियां, संस्कृति, जीवन शैलियां, लोगों के एक साथ मिलकर रहना, यह विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और एकता को बनाए रखना, मजबूत करना राष्ट्रीय एकता कहलाता है। आज की स्थिति और एकता का महत्व, यानी क्रांति और भूमंडलीयकरण के इस दौर में जहां एक और देश तेजी से प्रगति कर रहा है, वही दूसरी ओर कुछ संकीर्णता, विचारधारा, जातिवादी, क्षेत्रवाद, धार्मिक कट्टर जैसे शून्यता भी मौजूद है। ये तत्व कभी कभी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने में प्रयास करते हैं, जिससे समाज में टकराव और अशांति पैदा होती है। अब एकता का महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र के लिए प्राणवायु के समान है। विकास की गति, जब नागरिक एकजुट होकर काम करते हैं तभी देश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर पाता है। सुरक्षा और स्थिरता, आंतरिक और बाहर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा कवच है। विभाजित राष्ट्र आसानी से अस्थिर हो जाते हैं। शांति और भाईचारा, एकता के समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बना रहता है, जो प्रगति के लिए आवश्यक है। एकता न होने के हानि, यदि देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव हो जाए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आंतरिक संघर्ष, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर निरंतर टकराव और हिंसा का माहौल बन सकता है। कमजोर राष्ट्र देश आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है,
जिससे बाहर की शक्तियां आसानी से हस्तक्षेप कर सकती है। विकास में बाधा, अशांति, अस्थिरता के कारण विकास के कार्य रुक जाता है और देश पिछड़ जाता है। राष्ट्रीय एकता कायम रखने का उपाय, राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए सरकार के देश विदेश देशवासियों को दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। देखो, सरकार कुछ नहीं कर सकती है अगर पब्लिक का साथ नहीं होता है, तो इसलिए साथ देना जरूरी है। शिक्षा का सशक्त माध्यम, शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्य, धर्म निरपेक्षता को महत्व दिया जाए। बच्चों को बचपन से ही सभी धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करना सिखाए। समाज, अवसर और न्याय, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक और सामाजिक अवसर मिलना चाहिए। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को बदल देती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, त्योहार को जानने और समझने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम को महत्वपूर्ण देना। माध्यम की भूमिका, मीडिया, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया के चाहिए कि ऐसी अखबार खबरों और सामग्री को प्रसारित करेंगे जो सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा दे, न कि धार्मिक या जातीय वैमनस्य को। भाषा नीति, लचीलापन, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान देते हुए सभी भाषा क्षेत्र को महत्व भी दिए बनाए रखना। भाषा के नाम पर टकराव टालना आवश्यक है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज जैसे संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। देशवासियों की समझदारी होनी चाहिए। कानून और सरकारी उपाय केवल हर एक हद तक ही काम कर सकते। राष्ट्रीय एकता की असली कुंजी देशवासियों की समझदारी में निहित है। हमें संकीर्णता और सोच ऊपर से उठकर याद रखना होगा कि हमारी प्राथमिक पहचान भारतीय है। हमें दूसरों की अवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, मतभेदों को बातचीत से सुलझाना चाहिए और हर चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करना चाहिए। अब उपसंहार लिख सकते हो, भारत की आत्मा उसकी विविधता में है। इस आत्मा को सहेज कर रखना हम भारतीयों का परम कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता कोई नारा नहीं बल्कि एक सतत प्रयास है। यदि हम सब अपनी व्यक्तिगत पहचानों से परे जाकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखे तो हमारा देश विश्व पटल पर एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में हमेशा चमकता रहेगा। दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छे नंबर लाओ और आने वाले वीडियो यानी पेपर 3 अब आएगा, उनके बाद संस्कृत का भी पेपर आएगा। आपके दोस्तों को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, हाइप भी कर देना और अपने दोस्तों तक